हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पोस्टमार्टम वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बनाया गया जिसमें सिर्फ एक वीडियो में आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जुड़े 100 डाउट को खलास किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके हम सभी डाउट जो कि सेकंड ग्रेड जुड़े हुए हम खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2018 वाली विज्ञप्ति, जो कि 9 अप्रैल 2018 को आई थी। 9 अप्रैल 2018 को आई थी और उसके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर हुए थे 30 और 31 अक्टूबर 2018 को, यानी कि अप्रैल में आई थी विज्ञप्ति और 30 और 31 अक्टूबर को हुए थे इसके एग्जाम। और अब देखिए, आपके सामने है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति 2022 वाली। ये विज्ञप्ति आपके जारी हुई थी 5/4 यानी कि 5 अप्रैल को, और पिछली विज्ञप्ति हुई थी अपने 9 अप्रैल को। अब की बार किया 5 अप्रैल 2022 को ये विज्ञप्ति आई है। और जिस प्रकार से पिछले बार 9 अप्रैल को विज्ञप्ति आई थी, 30-31 अक्टूबर को एग्जाम कराया था, तो सरकार ने ठीक वैसे ही सिर्फ अप्रैल महीने में आपकी विज्ञप्ति दी है, सिर्फ 4 दिन का अंतर रखा है। तो सरकार की यही मंशा लग रही है कि आपके एग्जाम इस बार भी सिर्फ पिछले बार की तरह कॉपी की जा सकती है। आपका एग्जाम यानी कि अक्टूबर माह में होने की सर्वाधिक संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, नेक्स्ट डाउट है कि क्या सेकंड ग्रेड विज्ञान का फॉर्म गणित वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अभी वाली विज्ञप्ति में। तो देखिए, आपके सामने विज्ञप्ति हमने बात की थी गणित वाले विज्ञान के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो देखिए, विज्ञान विषय क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास स्नातक में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, यानी कि आपके पास बीएड या फिर बीएसटी से होने चाहिए। और साथ ही साथ कॉलेज में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। यानी कि जिनके भी कॉलेज में पीसीएम थी वो उनके पास मैथ्स तो थी साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों थी, तो वो साइंस के लिए भी फॉर्म एक साथ में भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हमने पिछले सवाल में ये पूछ लिया था कि क्या गणित वाले साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब ये सवाल भी आता है कि क्या सेकंड ग्रेड गणित का फॉर्म साइंस वाले यानी कि विज्ञान वर्ग वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो चलिए इस डाउट का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए आपके लिए क्या योग्यता चाहिए। इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट यानी कि स्नातक या फिर उसके समान स्तर की रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें कहा गया है कि कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास स्नातक में इनमें से एक जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपके स्नातक में होनी ही चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कॉलेज में गणित विषय थी, तभी आप गणित विषय से सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। एक विषय गणित तो होने ही चाहिए, तभी आप गणित के लिए सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो विज्ञान पढ़ने वाले होंगे उनके पास जैसे कि कोई बायो वर्ग वाला है, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट होती है, अगर उनके एडिशनल में अगर मैथ्स ली हुई है तो वो भर सकते हैं। देखिए,
अगला बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हिंदी या फिर अंग्रेजी से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वो सामाजिक के साथ साथ हिंदी या फिर इंग्लिश से फॉर्म भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं तो कब भर सकते हैं, तो चलिए चलिए इस डाउट का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अगर आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी के लिए फॉर्म भरना है तो वही योग्यता जो हमने गणित के लिए बात की थी, आपके पास स्नातक में एक सब्जेक्ट ये होनी चाहिए। अगर आप हिंदी से बनना चाहते हो तो आपके पास स्नातक में हिंदी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश से बनना आपको फॉर्म तो आपके पास स्नातक में अंग्रेजी होनी ही चाहिए। अगर किसी के पास स्नातक में जैसे कि पॉलिटी थी, हिंदी थी और हिस्ट्री थी तो जो सामाजिक वर्ग यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है उसके लिए कॉलेज में ये 2 सब्जेक्ट चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट जो कि सामाजिक विषय जुड़ी हो, और हिंदी के लिए केवल हिंदी चाहिए। यानी कि आप हिंदी अगर अगर आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सामाजिक वाले भी आ जाए और हिंदी भी आ जाए, सामाजिक वाले आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए, तो आप इंग्लिश और सामाजिक दोनों से पढ़ सकते हो। हिंदी का अगर आपके पास इसमें इंक्लूड है तो आप सामाजिक के साथ हिंदी का भी फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले डाउट की ओर। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा डाउट निकल कर आ रहा है कि क्या बीएड अंतिम वर्ष वाले छात्र भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 में एलिजिबल हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं अभी की लेटेस्ट विज्ञप्ति में। चलिए उसमें क्या कहा गया, आपके डाउट को हम पूरी तरह सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसमें कहा गया कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। क्या प्रावधान है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, यानी कि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता यानी कि आप बीएड या फिर बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में हो। बीएड या फिर बीएसटीसी, आप समझ ही गए होंगे, डीएलएड की बात कर रहा हूँ मैं। बीएड या बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में हो या फिर आप उसमें सम्मिलित होने वाले हो, तब भी आप आवेदन के लिए पात्र होंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आपके एग्जाम से पहले आपके पास आपकी स्नातक और जो बीएड की डिग्री या फिर बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में होता है तो अक्टूबर से पहले आपके बीएड का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए या फिर बीएससी का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। वर्तमान में जो अंतिम ईयर्स में पढ़ रहे हैं उनकी इंटर्नशिप चल रही है और इंटर्नशिप लगभग आपके जून जुलाई में ख़त्म हो सकती है, और एग्ज़ाम भी इनके एग्ज़ाम फॉर्म में भरा दिए गए हैं और यही रहा है कि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द अगस्त महीने तक ही निकाल सकते हैं। अगस्त या फिर सितंबर महीने तक निकाल सकते हैं, उसके बाद अक्टूबर में आपके एग्जाम कराया जा सकता है। और सरकार ने जितने भी बार भर्ती निकाली है हर बार अंतिम वर्ष वालों को शामिल किया है। अगर शामिल नहीं भी किया तो विद्यार्थी कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद हर बार अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। आप पिछली बार की रीट भर्ती भी देख सकते हैं जिसमें कितनी मुश्किलों के बाद भी रीट सेकंड में रीट लेवल सेकंड में बीएड वालों को शामिल किया गया था। तो इस बार भी आपको निश्चित रहना, आपको तैयारी शुरू कर देनी है। आप 100% सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले डाउट की ओर। देखिए, कुछ छात्र ऐसे या फिर कुछ ऐसे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो ये डाउट में है कि क्या 40 वर्ष से ज़्यादा वाले अभ्यर्थी इसमें योग्य है ही नहीं। देखिए, ये बात सही है कि आपके 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। चलिए चलते हैं कि उसमें कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की ओर। देखिए, इसमें कहा गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर एसबीसी एसबीसी है या फिर एसबीसी जोड़ दीजिए, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि वो
5 साल का उनको एज का रिलैक्सेशन दिया गया, आयु में छूट उनको दी गई है। और जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक पिछड़ा वर्ग की कमजोर वर्ग की महिला यानी कि जो फीमेल है उनको दिया गया 10 साल की छूट, यानी कि 40 + 10 आप 50 साल तक आप महिला हो तो फॉर्म भर सकते हो, और पुरुष हो तो आप 45 साल तक सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो, उसमें आप योग्य हो। और जो सामान्य या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला है, जो जनरल कैटेगरी महिला, उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आप 45 वर्ष तक आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। और जो विधवा के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई, यानी कि दोस्तों एज का रिलैक्सेशन आपके दिया गया, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो 40 से ऊपर जाने के बाद भी। देखिए अगला डाउट है कि क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों विज्ञप्ति में इसको लेकर कुछ कहा गया है, चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की ओर। देखिए चयन प्रक्रिया में लिखा गया है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, यानी कि आपके एग्जाम होगा उसके माध्यम से कराया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या फिर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्किलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। यानी कि इन्होंने विज्ञप्ति में कह दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन हम अपनाएंगे। तो आपको दोस्तों इस डाउट में नहीं रहना है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब की बार की विज्ञप्ति में ये बड़ा बदलाव किया गया है कि अब की बार 40% दोनों पेपर में लाना जरूरी कर दिया गया है। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली बार की जितनी भी भर्ती देखी जाए तो उनमें माइनस में नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी सेकंड ग्रेड टीचर बन चुके हैं, और इस प्रकार की विसंगति के कारण कई बार आरपीएससी बदनाम भी हो चुकी है। और इस बात को इस बार पूरी ध्यान रखा गया है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति या फिर कोई भी अयोग्य अभ्यर्थी टीचर ऐसा नहीं बन पाए जो कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। और अभ्यर्थियों के साथ भी ये अन्याय होगा कि कोई नेगेटिव मार्क लाकर भी अध्यापक बन जाए। तो इस बात को लेकर पिछली बार थोड़ा टाइम पहले एक समिति बनी थी, और समिति ने कहा था कि हम 40% दोनों पेपरों में लाने को अनिवार्य कर देंगे। लेकिन ये डाउट भी है कि क्या SC/ST वाले और OBC वाले और EWS और जनरल वाले सभी को 40% लाना है, या फिर अलग अलग वर्ग के लिए थोड़ा कोई रिलैक्सेशन दिया गया है, किसी के लिए 35 और किसी के लिए 40% मिनिमम रखा गया है। तो चलिए ऑफिशियल जो विज्ञप्ति आई है उसमें आपके सभी डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए मिनिमम मार्क्स को लेकर कहा गया है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल भी 40% आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। लेकिन इसमें आगे यह भी कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबाउ सेल बी रिलैक्स्ड 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि SC/ST कैंडिडेट के लिए इसको 5% रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि आपको 35% दोनों पेपर में लाने हैं। आपको जैसे आपको पता ही होगा कि आपका पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होता है, तो 40% जो OBC जनरल EWS MBC कैटेगरी के लिए होगा, आपको 80% तो मिनिमम लाने हैं। और दूसरा पेपर 300 का होता है तो उसमें आपको 120 नंबर लाने हैं। और जो SC/ST वाले उनको 35% 200 में से लाने हैं, यानी कि आपको 70 नंबर यहाँ पर लाने हैं, और 300 में से 35% आप निकाल दीजिएगा। इतना नंबर आपको सेकंड पेपर में भी लाने होंगे कम से कम। देखिए अगला सवाल है कि क्या स्नातक और बीएड या फिर BSTC में विषय समान होनी चाहिए। दोस्तों ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में लगातार चल रहा है कि हमने स्नातक में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली थी, और हमने जो बीएड में केवल फिजिक्स और मैथ्स लिए, या फिर जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट ली हैं। क्या ये जरूरी है कि आपके पास स्नातक और जो बीएड में या फिर BSTC में सेम सब्जेक्ट होने चाहिए? चलिए इस डाउट का हम सॉल्यूशन करते हैं ऑथेंटिक खबर के साथ। देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में ये कहा गया है कि आपके पास जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए कहा गया है कि आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए।
और ये कहा गया है कि डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास जो डिग्री या फिर डिप्लोमा यानी कि होना चाहिए बीएड या फिर बीएसटीसी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि आपके पास जो स्नातक और जो बीएड या बीएसटीसी है उसमें सेम सब्जेक्ट होनी चाहिए। पिछली जितनी भी भर्तियां हुई है, सेकंड ग्रेड की बात की जाए या फिर फर्स्ट ग्रेड की बात की जाए, हर बार यही हुआ है कि आपके दोनों सब्जेक्ट सेम वाला कभी नहीं मांगा गया, यानी कि आपके सब्जेक्ट बीएड और फिर स्नातक में सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप कोई जम्मू कश्मीर से बीएड कर रहा है तो उनमें आपके मैथ्स और जो फिजिक्स है वो देखने को नहीं मिलेगी, समान समान सब्जेक्ट नहीं होती, वहाँ पर उर्दू भी होती है, हिंदी भी होती है, तो आपको वो समान सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलती। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बीएड और जो स्नातक होती है उसमें समान विषय की कोई अनिवार्य नहीं है। आपके पास समान हो तो भी ठीक है, अगर समान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, समान विषय होना कोई जरूरी नहीं है। आप पहले सामाजिक विषय से एग्जाम दो या फिर विज्ञान या फिर गणित, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कोई भी दो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ये हमने जो अपने अभी बताई है कि ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। आपके बीएड की सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बीएड सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई बीएड या फिर बीएसटीसी के सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आपके पास केवल बीएड या फिर बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं अगले डाउट की ओर। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है कि क्या कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए हमारा जो सेकंड ग्रेड होता है उसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये सब्जेक्ट होती है। लेकिन आपने उनकी शैक्षणिक योग्यता भी देखी है, उनमें जो सब्जेक्ट मांगी गई है उनमें कॉमर्स वाले फिट नहीं होते। आप जो कॉमर्स वाले हैं वो केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो अब की पिछली बार जो सेकंड ग्रेड हुई थी उनमें कॉमर्स वालों को सोशल साइंस से फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया था, सोशल साइंस के लिए फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया था। जो एसएसटी होती है उनके लिए फॉर्म भरने के लिए रीट में उनको अलाउ किया था कि कॉमर्स वाले एसएसटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए अभी तक कॉमर्स वालों को कुछ नहीं कहा गया है। तो अभी तक आपके लिए यही न्यूज है कि आप सेकंड ग्रेड के लिए कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए क्योंकि अभी 6000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी आ रही है। आपको मास्टर डिग्री कर लेनी चाहिए। जितने भी कॉमर्स वाले जो बीकॉम किए हुए हैं उनको एमकॉम भी कर लेनी चाहिए और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। और रीट में भी आपको पिछली बार एलिजिबल किया था तो इस बार भी आपको करेंगे ही करेंगे रीट में। लेकिन सेकंड ग्रेड के संबंध में कोई न्यूज नहीं आई, तो आप यही मान के चलिए कि आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए अगला सवाल आपको देखने को मिलता है कि क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। देखिए आपके सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है जीके का। किसका होता है? जीके का। और जो साइकोलॉजी का आप जीके मान सकते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है आपके उस सब्जेक्ट का। देखिए जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 नंबर का होता है। देखिए थोड़ा जूम करता हूं मैं। ये पेपर होता है आपके 200 नंबर का जो पहला पेपर होता है और ये होता है 2 घंटे का। यानी कि आपको 2 घंटे में 200 नंबर के सवाल करने और सवाल आएंगे आपके 100। एक क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा एक प्रश्न आपके। यानी कि आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 100 सवाल आपको हल करने हैं और एक सवाल होगा आपके 2 नंबर का। और इसमें कहा गया है कि पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होगी? देखिए ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये आपका होगा सिलेबस में। और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान ये कहा गया है। तीसरा कहा गया जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी इसके संबंध में भी कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी।
यानी कि जो पहला पेपर होगा 200 नंबर का होगा, 2 घंटे में करने 100 सवाल आएंगे, एक प्रश्न होगा आपके 2 नंबर का, और आपका सिलेबस मोटा मोटा तौर पर ये आपको बता दिया गया, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें आपको 40% मिनिमम नंबर आपको लाने होंगे। जो दूसरा पेपर होगा उसकी बात की जाए तो देखिए, दूसरा पेपर होगा आपके 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का होगा, और वो इसका टाइम पीरियड होगा 2 घंटे 30 मिनट। कितने? 2.5 घंटे का आपके पेपर होगा, जो सेकंड पेपर होगा। कितने नंबर का होगा ये? 300 नंबर का होगा। 150 प्रश्न पूछे इसमें जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 नंबर का आपके पेपर ये होगा, और इसमें भी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें भी आपको 40%, यानी कि आपको 40% 300 का होता है, 120 नंबर आपको मिनिमम लेके आने ही आने हैं। और जो SC ST के लिए 35%, वो आप ध्यान रख देना, ठीक है ना। और जो आपको टोटल देखा जाए तो 200 प्लस 300 यानी कितने होते हैं आपके? 500 नंबर का ये टोटल सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होती है। कितने? 500 नंबर की। और आपकी कट ऑफ के वीडियो मैं आगे के वीडियो में और लाता रहूँगा, और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, अब की बार आपको कितना टारगेट रखना है, कितना कंपटीशन है, उसको लेकर आगे और भी वीडियो आती रहेगी। और जो आपको इसके लिए आपकी कहा गया है, सिलेबस को लेकर इसमें कहा गया है कि syllabus and scope of papers. The syllabus and scope of the papers for the examination is prescribed by the commission या राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि RPSC द्वारा, जो जल्द ही जारी कर दी जाएंगे ऑफिशियल साइट पर। और जब भी आपका सिलेबस जारी होगा हम आपको सिलेबस भी बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले डाउट की ओर। देखिए दोस्तों, अगले डाउट है कि अलग अलग विषय की पिछली सेकंड ग्रेड में क्या कट ऑफ रही थी और इस बार कितना टारगेट रखना है, इसको लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमने जो भी आपको न्यूज़ दी बेहद ही ऑथेंटिक है और पूरी जानकारी के साथ सभी जो इसके जानकार लोग हैं उनसे पूछकर सभी आपको ये जानकारी दी है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी और साथ ही रीट से भी जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।